बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो हम अब सीआरपीसी के अंदर आज चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हवाले से, आम लोगों के हवाले से, लॉ गेट के हवाले से, वकील बनने के हवाले से, जो वकील हैं रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में उनके हवाले से, मजिस्ट्रेट बनने के हवाले से, पुलिस ऑफिसर बनने के हवाले से, मैं समझता हूँ प्रोसिक्यूटर बनने के, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस जिसका बड़ा एक अहम अमल दखल है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और इसको बदकिस्मती के साथ आज तक सही तरीके से ना समझा गया, ना अमल में लाया गया। हालांकि क्योंकि मैं अभी इस वक्त लॉ गेट के हवाले से लेक्चर दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैंने अपने आप को कंसाइज करने की कोशिश भी करनी है ताकि सब्जेक्ट जो है वो सिलेबस कवर हो। मैं इन सेक्शंस पर अलग से भी कोशिश करूंगा कि ईच एंड एवरी सेक्शन जो भी से कुछ अहम है, एफआईआर के हवाले से या इन्वेस्टिगेशन के हवाले से या स्टेटमेंट के हवाले से या चालान के हवाले से या इंक्वायरी के हवाले से, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मैं सेपरेटली भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि बताऊं। लेकिन इस वक्त क्योंकि मुझे ये कन्फाइन करना है लॉ गेट के हवाले से, लेकिन ये इतना अहम है कि मैं इसको थोड़ा सा जर्नल के हवाले से भी करूंगा क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहूँगा कि आम लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों, जो नए वकला दोस्त हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हों, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हों, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्रिमिनल साइड। और आप देखेंगे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं 154 के अंदर, इंफॉर्मेशन एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस। आपने पहले तो ये समझना है दो किस्म के ऑफेंसेस होते हैं इनिशियल कैटेगरी के अंदर, एक होते हैं कॉग्निजेबल, दूसरे होते हैं नॉन कॉग्निजेबल। फिर उसके अंदर एक और कैटेगरी होती है, वो होती है बेलेबल और नॉट बेलेबल। फिर एक कैटेगरी होती है कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। ये जो कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, बेलेबल, नॉट बेलेबल, कौन सी कोड में चलेगा, उसकी जो है कन्विक्शन कितनी होगी और उसकी जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, ये हमें पता चलती है। सेकंड शेड्यूल होता है सीआरपीसी के अंदर, सेकंड शेड्यूल जिसके अंदर जितने भी पीपीसी के ऑफेंसेस हैं 109 एंड ऑनवर्ड्स, उसके हवाले से वो सारा लिखा हुआ होता है कि जी सेक्शन ये, इसकी डिस्क्रिप्शन ये। फिर थर्ड कॉलम में जो ये आ जाता है कॉलम अपना कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल, डायरेक्ट नहीं लिखा होता। क्या लिखा होता है उस थर्ड कॉलम के अंदर? लिखा होता है मे अरेस्ट विदाउट वारंट, शल नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। होता क्या है कॉग्निजेबल ऑफेंस? वो ऑफेंस जिसके अंदर पुलिस डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकती है या काबिले दस्तअंदाजी पुलिस के या नाकाबिले दस्तअंदाजी पुलिस के, मतलब जिसके अंदर पुलिस डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन ना कर सके खुद से, वो होते नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। और जिसके अंदर वो खुद इन्वेस्टिगेट कर सके, अरेस्ट कर सके, पूरा प्रोसीजर जो है इसके अंदर जो लिखा हुआ है फॉलो कर सके विदाउट गेटिंग परमिशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट, तो वो होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ये आपको पता चलता है मे अरेस्ट विदाउट वारंट मींस कॉग्निजेबल एंड शल नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। मे और शल ये भी बड़े एक अहम अल्फाज हैं जो लॉ मेकर्स ने यूज किए हैं। मे में आपके पास चॉइस है, इसका मकसद नहीं आपने लाजमी करना है। शल नॉट में का मकसद ये है कि आपने लाजमी नहीं करना, या शल है तो लाजमी करना है। अब ये इंफॉर्मेशन जो एफआईआर है, इसका भी बड़ा ही एक जुल्म हुआ है हमारे पास। उसको सही आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि हमारे पास जो पुलिस है मोस्टली देखा जाता है कि वो अपने फराइज सही से सरअंजाम नहीं देती है, और या तो वो पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनका एज अ टूल काम कर रही होती है, या फिर उनके अपने जो है वो कुछ मकासद होते हैं, या फिर वो करप्शन के जो फैक्टर्स होते हैं, या फिर जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स होते हैं उनका एक डर होता है। तो हमारे पास पुलिस जो है ना तो वो इंडिपेंडेंट काम कर रही होती है, ना उसने जो है अपनी ड्यूटीज जो है इसी हिसाब से हक के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। तो सेक्शन 154 का तो बड़ा ही बुरा हाल हुआ है। इसके भी अंदर कोर्ट्स के अंदर भी मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ जजमेंट्स आई हैं। कभी कहा गया, क्योंकि इसके अंदर अगर आप वर्डिंग देखें तो ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी काबिले दस्तअंदाजी जुर्म मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचे, चाहे वो राइटिंग के अंदर हो, चाहे वो जबानी हो, चाहे कोई भी उसका सोर्स हो, वो कंप्लेनेंट बने या ना बने, या वो खुद उससे विक्टिम हो बंदा या ना हो, चाहे उसको तकलीफ हो या ना हो, ऐसे ही राह चलते हुए आप कोई ऑफेंस देखते हैं और अगर पुलिस को जाके बता दे तो पुलिस का काम है 154 के तहत उसको नोट करना। इसके अंदर क्योंकि कुछ चीजें रिलेटेड हैं वो हम अभी तो नहीं कर रहे, वो आपके पुलिस रूल्स के अंदर आती हैं, क्योंकि रजिस्टर्स होते हैं थाने के अंदर 25 जो है वो मुख्तलिफ रजिस्टर्स होते हैं थाने के अंदर,
लेकिन क्योंकि इस वक्त हमारा इसमें टॉपिक बहुत लेंथी हो जाएगा, कभी उस पर बात करेंगे। तो वो अपना उन सारी चीजों का एक रिलेशन, क्योंकि आपको नॉन कॉग्निजेबल में मिलेगा, पुलिस ने एक इंफॉर्मेशन लेनी है, उसको नोट करना है, और 154 के तहत जो है गवर्नमेंट ने एक बुक दिया हुआ है, जिस बुक में जब वो इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, एक तो होता है रजिस्टर 2, उसके अंदर भी वो इन्फॉर्मेशन आती है, वो जिसको हम आपका कहते हैं रोजनामचा, थाने के अंदर जो है रोजनामचा, डेली जो है जो भी कार्रवाई होती है, कोई भी आपकी प्रोसीडिंग, आना जाना, उठना बैठना, निकलना, लिखना, सब चीजें उसके अंदर दर्ज होती हैं ताकि एक रिकॉर्ड बने। और उसी पर फिर अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आ जाती है तो एक अलग से बुक दिया हुआ था जिसको एफआईआर बुक कहते हैं, हम अपना स्लैंग लैंग्वेज के अंदर, लेकिन 154 सीआरपीसी बुक होता है, उसके अंदर वो दर्ज किया जाता है। फिर उसके अंदर कुछ कॉलम्स होते हैं, फिर नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, लेकिन उस पर सही से अमल नहीं हुआ। तो लेकिन क्या है कि आपने कोई भी ऑफेंस, हम पढ़ेंगे कानून हमें ये कहता है अगर ये कानून सब लोगों को समझ आ जाए और उनको अपने हक समझ में आ जाए तो शायद कोई भी आपका हक नहीं खा सकता। किसी भी काबिल दस्तंदाजी जुर्म की अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है, पुलिस कानूनन बाउंड है, क्योंकि यहां पर वर्ड शल लिखा हुआ है। पुलिस ऑफिसर इंचार्ज जो होगा उसके पास इख्तियार नहीं है कि वो ना करे। हमें कहते हैं जी अभी नहीं, एसपी साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी, जी फलां से पूछना पड़ेगा, साहब मौजूद नहीं है, एसएचओ साहब नहीं, एसएचओ का काम नहीं है, एसएसपी का काम नहीं है, जो भी ऑफिसर इंचार्ज एएसआई भी हो, अगर थाने पर मौजूद है और वो ड्यूटी ऑफिसर है तो वो ड्यूटी ऑफिसर उस वक्त रजिस्टर 2 के अंदर, रोजनामचे के अंदर आपने दाखिला तो रखनी है, जिसको हम आम जबान में कहते हैं जी एनसी काटी गई। अक्सर तो ये बड़े तकोदो के बाद बड़ी मुश्किल से कॉग्निजेबल ऑफेंस की भी एनसी काटते हैं। जी चोरी हो गई मोटरसाइकिल, जी एनसी काट दो, अजी फला डाकैती हो गए, जी एनसी काट दो, फला जी लड़ाई हो गई, जी एनसी काट दो। भाई एनसी का काम थोड़ी है वो, बेसिकली इट्स कॉग्निजेबल ऑफेंस, लेकिन उसको भी एनसी, लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल से, अदरवाइज तो वो भी नहीं काटेंगे, एनसी तक नहीं काटी जाती। तो आपकी इंफॉर्मेशन जो भी आती है जिसको हम एफआईआर कहते हैं, वो उनका काटना उनके ऊपर फर्ज है, एंड देयर इज नो चॉइस कि वो उसमें कहें जी हम एफआईआर नहीं काटते, एसएचओ का इंतजार करना है, एसएसपी का इंतजार करना है, या किसी का भी इंतजार करना है, आपने एफआईआर काटनी। और झूठी होने की सूरत में 182 मौजूद है, आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते। फिर इंतजार किस चीज का जी, 22A फाइल करें, फिर 22A में भी अभी अब बड़ी तब्दीली आ गई है कि जी एसपी कंप्लेंट हो, फिर इंक्वायरी होगी। कहां है, कहां कहता है सीआरपीसी जो आप प्रोसीजर बता रहे हैं? आपने तो पूरे कानून के विजडम को तब्दील कर दिया। अगर पहले इंक्वायरी हुई तो उसकी हैसियत क्या बचती है? ऑफेंस है, ऑफेंस की तो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, फिर जो भी होता है। लेकिन चूंकि हमारे मुल्क में दोनों साइड हुई हैं, अगर किसी की एफआईआर कटती है और अगर ताकत वाला होता है तो फिर दूसरे के एफआईआर भी कटवा देगा, उसको उठवा भी देगा। शरीफ इज्जत वाला बंदा झूठी एफआईआर में जो है वो अरेस्ट, एफआईआर का मकसद अरेस्ट थोड़ी है, एफआईआर का मकसद ये भी नहीं कि लाजमन जुर्म हुआ है, आपने तो इन्वेस्टिगेट करना है। लेकिन नहीं, आते हैं हम इस पर, क्योंकि हम इस पे बहुत सारी चीजें हैं जो करनी है, लेकिन टॉपिक के अंदर ये बहुत सारे लेक्चर्स जो अपना सेक्शंस है ये भी देने। इंफॉर्मेशन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर वो नाकाबिले दस्तंदाजी जुर्म है, नॉन कॉग्निजेबल है, एनसी है, तो आपने रजिस्टर के अंदर उसकी एंट्री करनी है। अब यहां पर चूंकि पुलिस ने अगर एफआईआर की तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन 156 पर आ जाएगी, लेकिन अगर वो 155 में फॉल करता है तो पुलिस जो है वो ऐसी रिपोर्ट दूसरे दिन मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करेगी, और अगर समझती है उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो पुलिस जो है वो मजिस्ट्रेट साहब को कहेगी जी हमें इसमें परमिशन दे, हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। फिर मजिस्ट्रेट साहब परमिशन देंगे, या मजिस्ट्रेट साहब खुद से परमिशन दे सकते हैं, लेकिन अक्सर वो इनसी में ऐसा करते नहीं है। होता क्या है वो एक अलग बात है, लेकिन कानून कहता है कि जी आपने जाना है, परमिशन लेनी है, फिर मजिस्ट्रेट साहब ने परमिशन देनी है। क्योंकि इसके बाद आता है 156, लॉ मेकर ने पहले 154, 155, फिर 156, मतलब यहां और यहां, फिर आता है 156। इन्वेस्टिगेशन दोनों केसेस में सेम ही तरीके से होगी। फर्क कितना है सिर्फ कि इस केस में आपको पुलिस को मतलब परमिशन लेने की जरूरत नहीं है मजिस्ट्रेट से, इस केस में जब नॉन कॉग्निजेबल हो तो परमिशन लेने की जरूरत है, उसके बगैर नहीं कर सकते। लेकिन जब परमिशन मिल जाए तो दोनों केसेस की इन्वेस्टिगेशन एक जैसी होगी। ये आज तक आपने नहीं देखा होगा कि एनसी क्लास में भी या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर पुलिस वालों ने जो है वो इन्वेस्टिगेशन की और इस तरीके से ही की हो जिसे कॉग्निजेबल ऑफेंस में की जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक में मजिस्ट्रेट की
परमिशन की जरूरत है, दूसरे में मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत नहीं है। जब मजिस्ट्रेट ने परमिशन दे दी या अरेस्ट वारंट दे दिया तो आप गिरफ्तार भी कर सकते हैं और सेम इन्वेस्टिगेशन करेंगे जैसे आप अदरवाइज कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर कहते हैं। अब इसके अंदर क्या करना होता है, पुलिस ने सारी जितना भी, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि जी कैसे की जाए, और ये इसके अंदर इंफॉर्मेशन लिख लिया है, ये इन्वेस्टिगेशन है एक्चुअली। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर जो है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आप जो देखेंगे कि करनी है। अब ये क्योंकि इसमें लिखा हुआ है लेकिन मैं इसमें लिख देता हूं, बल्कि ऐसे कर देता हूं, इन्वेस्टिगेशन इनटू कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन है बेसिकली ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट एंड टॉपिक है। आज हम क्योंकि सिर्फ इसको लॉ गेटर इस हवाले से भी कर रहे हैं और कुछ चीजें इसमें हम जनरल डाल रहे हैं, लेकिन अंडरस्टैंड करना, इन्वेस्टिगेशन के अंदर पुलिस के पास सारे इख्तियारात हैं। हमारे पास बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट हैं। कहा जाता है कि अगर चालान सबमिट हो गया, जिसको हम 173 है कानून के अंदर हम चालान कहते हैं उसको, रिपोर्ट पुलिस ने फाइल कर दी तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई। जी नहीं, इन्वेस्टिगेशन नेवर एंड्स। इन्वेस्टिगेशन कभी खत्म नहीं होती, भले वो चालान हो जाए, भले वो ट्रायल चल रहा हो, इवन जजमेंट आ जाए तब भी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होती। क्यों? उन केसेस में जब अगर कोर्ट ये समझते कि गुनाह हुआ है लेकिन जिस जवाबदार पे केस चला वो बेगुनाह है, तो जी जो गुनाह हुआ किसी ने तो किया था, तो वो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहती है। लेकिन बदकिस्मती से यहां पर पुलिस के जी हमने चालान सबमिट कर दिया, अब इन्वेस्टिगेशन खत्म, अब कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ये बात समझने की है कि इन्वेस्टिगेशन नेवर एंड्स, इट रिमेन्स कंटिन्यूड इवन आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट। हाँ, जजमेंट के अंदर अगर कन्विक्शन हो गई, प्रूव हो गया किसी बंदे के ऊपर के ये था, तो वन ऑफ दी फैक्टर ये कि खत्म हो गए। लेकिन उसमें भी अगर आगे चल के कुछ ऐसी एविडेंसेस आती हैं जिससे ये पता चलता है कि जी ये जिन एविडेंसेस के बेस पे कन्विक्शन हुई वो दुरुस्त नहीं थी, असल हकायक ये, तब भी वो केस रीओपन हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन रिमेन्स कंटिन्यू। इन्वेस्टिगेशन कभी खत्म नहीं होती, वो चलती ही रहती है। लेकिन हमारे पास बदकिस्मती से पुलिस अपनी जान छुड़ाने के लिए कहती है क्या करना है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन बेसिकली जो पुलिस ऑफिसर होता है, मेरी नजर में ही इज द फर्स्ट जज ऑफ द ऑफेंस। पहला जज वो होता है ऑफेंस का जिसने ये अपना ओपिनियन देना होता है कि जी वाकई ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है, नहीं हुआ, हुआ है तो कैसे हुआ है, किसने किया है, और उसके खिलाफ क्या क्या एविडेंसेस है जो उसने कलेक्ट की हैं। ये सारी ड्यूटी है एज अ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की कि वो अपना ओपिनियन दे ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन ऑफ द एविडेंसेस। फिर वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो, फिर वो अपना डायरेक्ट कोई ओरल एविडेंसेस हो, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हो, वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एविडेंसेस हो, या उसके अंदर जो आपका आ जाता है मोटिव हो, वो सारी चीजें कलेक्ट करने के बाद जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ओपिनियन देता है। इसमें वो सारी चीजें जो भी है वो कलेक्ट कर सकता है। वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू करेगा मैटर में, वो प्लेस ऑफ इंसिडेंट विजिट करेगा, वो प्लेस ऑफ इंसिडेंट का मेमो बनाएगा, वहां से कोई चीजें अगर उसको मिलती हैं ऑफेंस से रिलेटेड तो वो सिक्योर करेगा। वहां से किसी बंदे को एग्जामिन करना, हम पढ़ेंगे आगे, उसको करना है, कोई खुदा न खासा डेड बॉडी है तो उसको एग्जामिन करना है, वो भी हम पढ़ेंगे। वो उसने सारे अमल करने हैं और सबको सिक्योर करना है। वो सारी एविडेंसेस कलेक्ट करके सिक्योर करनी है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट करनी है, उसकी कोई सीडीआर हो, उसका कोई कैमरा के कैप्चर्स हो, वहां पे कोई सीसीटीवी फुटेज हो, इर्द गिर्द के जो लोग हैं वहां से, ऑफेंस के, फिर मोटिव के हवाले से सारी चीजें, एक्यूज को एग्जामिन करना, सारे इख्तियारात एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास मौजूद हैं। और उसने फोर्थविथ करनी है, जब ये इंफॉर्मेशन आ गई तो ही हैज टू प्रोसीड फॉर द इन्वेस्टिगेशन विदाउट डिलेइंग। उसी ने उसी वक्त जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोसीड करना है। प्लेस ऑफ इंसिडेंट जो है वो इंस्पेक्ट करनी है, क्योंकि जितनी देर करेंगे आप तफ्तीश करने में उतनी एविडेंसेस आपकी खत्म हो जाएंगी। जितना आप जल्दी करेंगे उतनी एविडेंसेस आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो विदाउट डिलेइंग अ सेकंड ही हैज टू प्रोसीड फोर्थविथ। इसमें अब कुछ चीजें फिर इंसर्ट हुई कि अगर 295C, क्योंकि वो आपको पता होगा कि तौहीन जो रसालत और इसके हवाले से जो चीजें हैं उस पर अगर कोई इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो कम से कम जो है वो एसपी रैंक का बंदा करेगा, उससे नीचे का अफसर नहीं कर सकता। और अगर एक्यूज, अब इस पे तो खैर
नया एक्ट भी अब आ गया है जिना के हवाले से कि पूरी एक टीम बनेगी, पूरा एक फिर इन कैमरा ट्रायल, वो तो चीजें फिर और मजीद 156B के अंदर आ गई है। इसमें यह था कि लेडी करेगी, लेकिन अब इसके अंदर और उसका क्या होगा, उसके अंदर लेडी का मौजूद होना जरूरी है। अब इसके अंदर और मजीद अमेंडमेंट्स आ गई है कि आप उसके अंदर क्या क्या करेंगे, और क्योंकि एक पूरा एक्ट आ चुका है, एक पूरा बोर्ड बनेगा, टीम बनेगी, फिर उसका एक ट्रायल का भी अलग से जो है इन कैमरा प्रोसीजर आ चुका है। अब ऐसे ही 154 के अंदर भी अगर औरत से रिलेटेड कोई ऑफेंस है जिसके अंदर उसकी मोडेस्टी या इस किस्म का कोई उसके साथ ऑफेंस हुआ है, तो उसमें उसको जाने की जरूरत नहीं है थाने पे। पुलिस अफसर ने वो लेकर लेडी पुलिस अफसर भी साथ लेनी है, और उस औरत के कोई लेडी जो है अटेंडेंट, घर के बंदा मौजूद हो लेडी, उसके सामने उससे इंफॉर्मेशन लेनी है, उसके घर पर जाकर, क्योंकि वो नहीं आ सकती अगर थाने पे, तो उसके घर पर जाकर लेनी है। बहुत सारी अमेंडमेंट्स कानून के अंदर आ चुकी है। इवन अगर आप बाय पोस्ट भी भेजते हैं कोई इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो पुलिस ने उसको एज डिटो उतार कर और एसडी लिखकर उसने उतारना है कि ये हमें मिली है राइटिंग के अंदर, हम इसको, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 157 प्रोसीजर वेयर कॉग्निजेबल ऑफेंस सस्पेक्टेड। अक्सर आपने देखा होगा कि एफआईआर के अंदर नीचे लिखा होता है कि जी 157 की कार्रवाई बजावरी लाते हुए बाला अफसरान और मुत्तलका कोर्ट को जो है इसकी कॉपीज जो हैं वो भेजी गई हैं। क्या करना होता है उसने, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आ गई, अब उसने क्या करना है, अफसर ने इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना है, लेकिन उससे पहले वो सारी कॉपीज, क्योंकि आप देखेंगे कि उसके 4 पीछे सेट लगे हुए होते हैं एफआईआर के, वो कॉपीज या मजीद कॉपीज भी करवा के अपने अफसर हो गया उनको भेजेंगे, डीएसपी जो है उसको भेज देंगे, एसएसपी को भेज देंगे, कंसर्न मजिस्ट्रेट को भेज देंगे, जी हमारे हद के अंदर हमें ये ऑफेंस जो है उसकी इंफॉर्मेशन मिली है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और क्योंकि उसकी डायरीज वो उनको बनानी होती है, हम जो है उसके प्रोसीड कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, प्लेस ऑफ इंसिडेंट को जो है वो देखने जा रहे हैं, और मजीद जो उसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोसीड कर रहे हैं, तो उसने जो है सबसे पहले ये कॉपीज जो है वो सेंड करनी है सबको, फिर वो जरूर कोई ना कोई उसका लेकर जाएगा, और खुद जो है वो इसको जैसे ही प्रोसीजर करके और प्रोसीड करना है उसने अपना प्लेस ऑफ इंसिडेंट और बाकी जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। फिर इसके अंदर 158 के अंदर प्रोसीजर दिया हुआ, जो मैंने आपको बता दिया कि कैसे 157 की जो है वो सबमिट करनी है। पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, इसके अंदर सारे इख्तियार, जैसे मैंने आपको बताया कि वो इन्वेस्टिगेशन करे या इब्तिदाई जो है वो इंक्वायरी करे, सारे इख्तियार पुलिस ऑफिसर के पास मौजूद हैं। देखिए, एक थाने के अंदर जो इंचार्ज होता है वो स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है, जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है, जिसके पास सारे इख्तियार होते हैं। उसकी गैर मौजूदगी में अगर वो कहीं गया हुआ है अपनी ड्यूटी के अंदर या किसी और आवाज से, तो जो भी इंचार्ज होगा पुलिस स्टेशन, क्योंकि रोजनामचे के अंदर कानून है कि जैसे ही आप जो भी मूवमेंट, मैंने आपको कहा कि रजिस्टर 2 के अंदर करनी है, जो भी अफसर उस वक्त मौजूद होगा उसने द ड्यूटी ऑफिसर चार्ज लेना है। जो भी ड्यूटी ऑफिसर मौजूद होगा उसके पास सारे इख्तियारात हैं, लेकिन फर्क यह होता है कि सिर्फ वो अपने फिर एसएचओ को वो इंटीमेट करेगा, लेकिन इख्तियारात वही उसके पास है जो एसएचओ के पास है, किसी भी उस वक्त जिस वक्त एसएचओ मौजूद नहीं है किसी भी जुर्म को दर्ज करने के लिए या उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो उसके अंदर वो उसको इंक्वायरी और उसके हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन, सारे इख्तियारात पुलिस के पास, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मौजूद है। फिर इसके पास क्या है, आप एक 160 के अंदर किसी को भी पुलिस ऑफिसर नोटिस दे सकता है कि जी आपको पास ये एविडेंस है, हमें पता चला, या आप इस जुर्म से जो है वो आशना है, या आप इसको देखा था, या आपको इससे कुछ भी कोई भी इसके फैक्ट्स, रिलेटेड फैक्ट्स जो है, फिर वो मोटिव से हो, अकरेंस से हो, किसी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से हो, जिस भी हवाले से कोई उसके पास मौजूद है, तो उसको एक नोटिस देकर पुलिस अफसर बुला सकता है। एंड ही इज ड्यूटी बाउंड, वो बंदा जो भी हो उसको लाजमन जो है वो उसको अटेंड करना है और अपीयर होना है उन पुलिस अफसर के सामने, और आकर जो भी वो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करे। होता क्या है, अब आते हैं 161, ये दोनों बड़े अहम है, मैं मिला के पढ़ता हूं, बल्कि 162 भी इसके साथ ही है। अहम किस लिए? एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। ये कहता है कि जी हम जो है वो स्टेटमेंट लेते हैं, अक्सर आपने देखा होगा 161 का बयान, पुलिस अफसर 161 का बयान लेते हैं जी, एज जैसा स्टेटमेंट होता है विटनेस का वो लिख लेते हैं, और लिखने के बाद उसको जमा करवा देते हैं।
अक्सर स्टीरियोटाइप होता है या केस को सपोर्ट करना तो उससे रिलेटेड होता है क्या इसमें 160 में पुलिस क्या करती है? 161 में सिर्फ उन लोगों का बयान लेती है जिनका नाम जो है वो केस के अंदर दिया हुआ होता है एज अ विटनेस, उसके अलावा नहीं लेती। या फिर अगर जवाबदार को छोड़ना होता है तो एज अ डिफेंस विटनेस कुछ बंदों का स्टेटमेंट लेती है। बस करना क्या है पुलिस ने? यहां पर पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्योंकि 156 में गई, देखा, पता चला इन्वेस्टिगेशन के दौरान के जी फला बंदे इधर मौजूद थे, इसका दुकान था, इसका घर था, इसके घर में कैमरा लगे, सबको नोटिस करके बुला के उनसे पूछना है उसने, और जाओ ना दे एविडेंस, उसके खिलाफ भी स्टेटमेंट ना दे, उसके खिलाफ भी प्रोसीजर मौजूद है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो यहां पर उसने स्टेटमेंट दे दिया, किसी ने भी, विटनेस ने, पुलिस अफसर ने उससे क्रॉस एग्जामिन करना। ये कंप्लेनेंट से भी कर सकते हैं, ये सिर्फ गवाह मतलब जो नाम हो एफआईआर के अंदर वो नहीं, वो उसके अलावा कोई गवाह या फरियादी, किसी से भी पुलिस जो है एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस कर सकती है कि जी आप हमें बताएं कि ये सवाल जो सवाल अक्सर वकला हजरात क्रॉस करते हैं अपना ट्रायल के दौरान, वही सवाल या और मजीद सवाल, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, द पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, फर्स्ट जज ऑफ द ऑफेंस, तो उसने ये सारे सवाल उससे करने अपने उसके लिए, और कंट्राडिक्शन के लिए भी कर सकता है, तसल्ली करने के लिए, क्योंकि हर विटनेस का अलग से जब एग्जामिनेशन चीफ करेगी पुलिस, उसको एग्जामिन करेगी, जब उसे सवालात पूछेगी, उसके जवाब मालूम करेगी, तो उसको पता चलेगा कि सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, और कितना झूठ बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, वो उस नतीजे तक पहुंच जाएगी। ऐसे मुख्तलिफ विटनेसेस को जब एग्जामिन करेगी तो वो इस नतीजे पे पहुंच जाएगी कि जी ये चीज है। फिर इसके अंदर 161A अब नहीं आई है कि अगर विक्टिम ऑफ रेप हो या कोई ऐसा, तो उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन, अगर वो चाहे कि जी हमें लीगल रिप्रेजेंटेशन चाहिए एग्जामिन होने से पहले, क्योंकि शी इज अ विक्टिम है रेप केसेस की, हो सकता है कि वो परेशान हो, उसके जहन की जो है वो कैफियत वो आम नहीं होगी, उसकी हालत जो है खराब होगी, तो उन केसेस में वो अपने वकील की मौजूदगी में स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जी हम ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे सकती, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं, तो उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी स्टेटमेंट के वक्त। फिर अक्सर आता है 162, स्टेटमेंट ऑफ पुलिस नॉट टू बी साइंड। अब ये कहते हैं जी अक्सर पुलिस क्या करती है, फर्दर स्टेटमेंट जो कंप्लेनेंट की लेती है, मतलब एफआईआर हो गई, फिर फर्दर स्टेटमेंट 162, उसके अंदर कहते हैं जी उसमें साइन ले लेती है उससे, एक अपना कंप्लेंट से, और कहती है जी हमने जो है 162 के अंदर फर्दर स्टेटमेंट। ये कहाँ कहता है ऐसा कुछ? ये तो सिर्फ प्रोसीजर बता रहा है कि 161 में आपने स्टेटमेंट लेना है, इसमें लिखा है स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइन, मतलब आपको जो पुलिस को स्टेटमेंट दे वो साइन करने की जरूरत नहीं है। पुलिस क्या करती है, 162 में साइन लेती है और फरियादी का फर्दर स्टेटमेंट लेती है। जी फर्दर स्टेटमेंट हमने 162 में, फर्दर स्टेटमेंट है ही 162 में, तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। 161 के स्टेटमेंट होते हैं, 162 में कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हो सकता। 162 में सिर्फ प्रोसीजर है कि साइन नहीं होंगे, वो उल्टा साइन भी ले लेंगे और फर्दर स्टेटमेंट ले लेते हैं, वो कहते हैं 162 का बयान है। 162 में प्रोविजन ही नहीं है। अब क्या है यहां पर 161 को मैंने जब बताया आपको कि कोई भी बंदा एग्जामिन हो सकता है, अब आते हैं 154 पर वापस। क्यों आते हैं? पहले यह था कि जी सेकंड एफआईआर भी होती थी ऑफेंस की, थर्ड एफआईआर भी होती थी। मसलन एक कोई जुर्म हुआ, कोई ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ जिसकी पुलिस के पास किसी ने इंफॉर्मेशन दे दी। अब विक्टिम जो था और जिसने ऑफेंस किया, जो ऑफेंडर था, ऑफेंडर ही समझ ले चला गया या उसकी पार्टी चली गई पुलिस में एफआईआर करवाने कि जी हमारे साथ जुल्म हो गया, ये ऐसे ऐसे झूठा एक इंफॉर्मेशन बना के एफआईआर करवा दी। अब विक्टिम बेचारा वो क्या करे, उसको भी पता है कि जी मेरा, अब वो थाने पे पहुंचा। पहले क्या होता था, जब थी इजाजत है तो कहते थे जी सेकंड एफआईआर हो गई, थर्ड एफआईआर उसी ऑफेंस की, चलो दूसरा वर्जन आ गया, फिर दूसरा वर्जन लिख लो, तीसरा वर्जन आ गया जी वो लिख लो, फिर इन्वेस्टिगेशन करो। हालांकि पूरे सीआरपीसी के अंदर ये प्रोविजन नहीं है। तो फिर 2018 के अंदर एक जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, अपना आसिफ सईद खोसा साहब ने दी, पीएलडी सुप्रीम कोर्ट, मेरे ख्याल से 595 पेज पे, सुगरा बीबी केस, बहुत ही मशहूर केस, जिसने कहा जी किसी भी ऑफेंस की सेकंड एफआईआर नहीं हो सकती, कानून में इजाजत नहीं है। तो क्या होना है? तो ये होना है कि ये जो स्टेटमेंट है 161 के, ये पुलिस ने लेने सबके, और जब क्रॉस करेगी इस नतीजे पहुंचेगी। हो सकता है कि जो केस में फरियादी हो
वो जवाबदार बन जाए, और जो जवाबदार हो वो उस केस में विटनेस बन जाए। क्यों? क्योंकि असल में दर हकीकत जुल्म उनके साथ हुआ था, एफआईआर किसी और ने कटवा दी। अब ये हो गए जवाबदार, तो इन लोगों ने जाकर उसके ऊपर एफआईआर तो करवा नहीं सकते, तो उसी केस के अंदर ये विटनेस बन जाएंगे 161 के अंदर, और जो फरियादी था या उसके विटनेसेस थे या कोई और लोग जो उसमें कहीं भी शामिल नहीं थे लेकिन दर हकीकत उन्होंने जुर्म किया था, वो भी उसके अंदर आ सकते हैं। मतलब तीसरी पार्टी भी जवाबदार बन सकती है, पहली पार्टी भी बन सकती है, दूसरी भी बन सकती है, कोई एक बन सकता है, सब बन सकते हैं, कोई उसके अंदर मजायका नहीं, कोई रुकावट नहीं। सिर्फ ये है कि उनके खिलाफ सफिशिएंट जो है वो एविडेंस कलेक्ट हुई हो, और पुलिस ने ये सारी ड्यूटी 161 में करनी है, जो पुलिस करती नहीं। 161 को पुलिस ने एक स्टीरियोटाइप बना दिया है, ऐसे ही बस बयान लिख लेते हैं, या सपोर्ट करना या सपोर्ट नहीं करना, बस। उसके अंदर ना तो वो उनसे सवाल जवाब करते हैं, ना उनसे मुख्तलिफ जो है वो एविडेंसेस के हवाले से पूछते हैं, ना उन्होंने जो कलेक्ट किया हुआ आता है वो उनके सामने रख के उनको कन्फ्रंट कर रहे होते हैं कि जी ये चीज तो ऐसे है, ये तो ऐसे, ये आपकी सीडीआर की लोकेशन तो यहाँ नहीं आ रही, या ये हमारे पास फुटेज है वो ऐसे नहीं कह रही, या मोटिव में जो है आप ये कह रहे हैं, असल दर हकीकत तो ये मसला कुछ और था, या आपका उसके घर में आना जाना था, या आपका तो उससे वास्ता नहीं, या तो वो आपका दोस्त था आपके तुम्हें पता नहीं। बहुत सारी चीजें जो कन्फ्रंट करवा के पुलिस ने, क्योंकि ओपिनियन देना है, वो ओपिनियन सारे इन प्रोसीजर्स के बाद देना है, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं करती। तो 161 में बहुत सारे इख्तियार आते हैं, और 162 का कोई स्टेटमेंट नहीं होता, लेकिन पुलिस साइन करके और वो स्टेटमेंट देती है। ये सिर्फ ये बताता है कि जी जो भी पुलिस को स्टेटमेंट देंगे उसमें साइन करने की जरूरत नहीं है, यूज ऑफ सच स्टेटमेंट इन एविडेंस, बस। और ये जो 161 का स्टेटमेंट है ये एज अ पीस ऑफ एविडेंस प्रोड्यूस नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस के कलेक्शन ऑफ एविडेंस में आता है और ट्रायल के अंदर कन्फ्रंट करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसको एज एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, आप उसको कोई भी ऐसी लालच नहीं दे सकते। मतलब कानून क्योंकि इजाजत देता है कि आप अपने खिलाफ गवाह भी नहीं बन सकते, और आप अपने खिलाफ लाजमी नहीं कि गवाही दे, अपना बता दे कि जी मैंने जुर्म किया, वो आपको नहीं, जबरदस्ती नहीं, अच्छी बातें करें, जबरदस्ती नहीं। उसके लिए कोई आपको इंड्यूसमेंट नहीं देता जी ये हम आपको लालच देते ऐसा कर देंगे, ये हम आपको फला फेवर दिला देंगे, ये आपको जो है फायदा मिल जाएगा, आप ये कर दो। नो, ऐसी कोई भी इंड्यूसमेंट पुलिस ऑफर नहीं कर सकती। 164 इसकी भी बड़ी गलत इंटरप्रिटेशन होती हुई आई है। मैंने मुख्तलिफ जगहों पे इवन प्रैक्टिस में और मुख्तलिफ लोगों को लेक्चर्स में भी सुना है कि जी इसका भी एक बड़ा एक अजीब सा उन्होंने इंटरप्रिटेशन बनाई हुई है 164 की, पावर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट एंड कन्फेशन। अब ये जैसे 161 में इख्तियार आते हैं अपना पुलिस ऑफिसर के पास, वही इख्तियार आते हैं मजिस्ट्रेट के पास। पुलिस भी कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकती है, मजिस्ट्रेट भी कर सकता है। पुलिस भी विटनेस को एग्जामिन कर सकती है, मजिस्ट्रेट भी कर सकता है। फर्क क्या है, होता कैसे है, क्या चीज होनी चाहिए? कन्फेशन बिफोर द पुलिस की अहमियत नहीं है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो जाता है। कल को वो बंदा कहता जी मैं तो पुलिस के कस्टडी में था, टॉर्चर में था, डर में था, 3rd डिग्री हो रहा था, मारा गया था मुझे, तो इसलिए कहते हैं कि जी उसको फेयर बनाने के लिए मजिस्ट्रेट के पास हो, या कोई ऐसा विटनेस जिसकी 161 तो पुलिस ने कर ली। हमारे पास ये समझते हैं कि 164 अगर दो चीजें हैं इसमें समझ, एक है स्टेटमेंट एज अ विटनेस, दूसरा है कन्फेशन बाय द एक्यूज, जो अपने जुर्म की कन्फेशन करे। कन्फेशन पे हम बाद में आते हैं, पहले स्टेटमेंट पे आते हैं जो विटनेस दे रहा है। विटनेस तो स्टेटमेंट 161 में भी दे दिया, विटनेस ने स्टेटमेंट 164 में भी दे दिया। लोग कहते हैं जी 164 का बयान करवाएं, उससे केस में वजन बढ़ जाता है। कानून तो ऐसा नहीं कहता। इसकी अहमियत और 164 की अहमियत सेम ही है। प्रोसीजर पे मैं बाद में थोड़ा आपको बताता हूं, पहले मैं उसकी आपको वर्थ बता रहा हूं क्यों सेम है और क्यों फर्क है। ये तब काम की आपकी जब ये लग रहा हो कि जी ये विटनेस खुदा न खास्ता इंजर्ड है, खुदा न खास्ता गुजर जाए, तो इसकी हम 164 कर लेते हैं, एक रिकॉर्ड आ जाए। या एज उसकी इतनी है, कल को खुदा न खास्ता गुजर जाए, या कोई ऐसा विटनेस है जो मुल्क से बाहर चला जाएगा, बाहर का लोग था या क्या था, उसकी रिकॉर्ड कर लें। वो मतलब वो विटनेस जिसकी हो सकता है किसी भी वजह से ट्रायल में एविडेंस ना हो सके,
उसकी एविडेंस सिक्योर करने के लिए 164 में एविडेंस रिकॉर्ड स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है। क्यों, फर्क क्यों है, और वो ये यूज हो सकती है एज एन एविडेंस इन ट्रायल। 161 की स्टेटमेंट एज एविडेंस इन ट्रायल यूज नहीं हो सकती। फर्क क्या है इसमें? एक तो मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहा है, उसकी एक सैंक्टिटी बढ़ जाती है। दूसरा सबसे बड़ा फर्क जवाबदार की मौजूदगी में होती है। तीसरा फर्क, जवाबदार को इख्तियार होता है उससे क्रॉस एग्जामिन करने का कि जी ये तुम कह रहे हो गलत है, ये फला, जैसे हम ट्रायल में क्रॉस एग्जामिन करते हैं। अगर ये यहां पर क्रॉस एग्जामिन हो जाता है और किसी वजह से खुदा ना खास्ता वो विटनेस ट्रायल में पेश नहीं हो सकता, तो ये 164 ट्रायल में एज एविडेंस प्रोड्यूस की जा सकती है और उसको सुना जा सकता है। ये है स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस का डिफरेंस। अब आते हैं कन्फेशन में। कन्फेशन मैंने कहा कि पुलिस के पास भी हो सकता है, मैजिस्ट्रेट के पास भी हो सकता है। जो पुलिस के पास होगा एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कानूनी शहादत उसको अहमियत नहीं देता, लेकिन जो मैजिस्ट्रेट के पास होगा उसको अहमियत है। अब उसके भी बहुत सारी चीजें, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसका भी बड़ा मिसयूज है। 164 का तो है। अच्छा, एक और चीज कहते हैं जी, ये स्टेटमेंट जो है सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकता है, और इन्वेस्टिगेशन खत्म तो मैजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। सबसे पहली बात ये, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इन्वेस्टिगेशन कभी खत्म नहीं होती, इट नेवर एंड्स। 173 की रिपोर्ट आने से इन्वेस्टिगेशन खत्म थोड़ी होती है। तो पहली बात तो ये कि अगर ऐसा है तो फिर तो वो आखिर तक कर सकता है, क्योंकि अगर आप ऐसे कहते हो, लेकिन वो ऐसे नहीं कहते। वो कहते हैं क्योंकि 173 पे इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई, इसलिए जब चालान आ जाएगा तो मैजिस्ट्रेट नहीं। इसका मकसद ये होता है लोगों को कहने का, दिस इज टोटली मिसकंसेप्शन। 164 आप कभी भी कर सकते हैं बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल। आप अगर 164 की रीडिंग करेंगे तो वो कैटेगरिकली कहता है कि जी आप अपना स्टेटमेंट जो है 164 के तहत इन्वेस्टिगेशन के दौरान या आफ्टरवर्ड्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल, मतलब चार्ज फ्रेम होने से पहले आप 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें या तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान या फिर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। ट्रायल शुरू हो गया तो फिर आप नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ट्रायल में एविडेंस आपकी उसी जज या जो कोर्ट सुन रही है उसके पास रिकॉर्ड होती है। अदरवाइज ऑल द पावर्स आर लाइंग विद द मैजिस्ट्रेट। वो कर सकता है, सिर्फ 173 रिपोर्ट आने से खत्म नहीं हो सकता। अब आता है कन्फेशन पर। कन्फेशन में भी बड़ा अजीब सा माहौल होता है। लोग कहते हैं जी बस सच सच ये देखना है, एक स्टीरियोटाइप चीजें होती हैं कन्फेशन की। अगर आप रिक्वायरमेंट्स देखें पुलिस की, तो मैंने बात खत्म कर दी क्योंकि कानूनी शहादत में अहमियत नहीं है। जो मैजिस्ट्रेट के पास है उसके अंदर जी पहले आप उसको लेकर आएंगे, फिर मैजिस्ट्रेट ने देखना है कि जी ये कब अरेस्ट हुआ है, कब से कस्टडी में है, फिर उसकी बॉडी एग्जामिन करनी है कि टॉर्चर शॉर्चर हुआ है नहीं हुआ है। फिर उससे पूछना है कि भाई तुम्हें कोई लालच, तुम्हें कोई डर खौफ, तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर को इनकी कस्टडी में या और किसी किस्म का कोई तुम्हें जो है जहन के ऊपर वजन दे के तुम्हारी मर्जी के बगैर तुमसे जो है वो दिलवाया जा रहा हो। ये तसल्ली करने का फिर कहेगा कि जी फिर भी अगर तुम स्टेटमेंट दोगे तो ये स्टेटमेंट तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। मैं जज हूं, मैं रिकॉर्ड करूंगा, मेरे रिकॉर्ड करने के बाद ये एविडेंस के तौर पे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगा, जो तुम्हें सजा दिलवा सकता है, तुम्हें नुकसान हो सकता है। इसलिए तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना। फिर उसको सोचने के लिए टाइम देगा, उसको अपने अगर घर वालों से या अपने लॉयर से कंसल्ट करना है तो वो भी जज साहब ने उसको टाइम देना है मैजिस्ट्रेट ने कि जी तुम भले अपने घर वालों से, अपने वकील से जो है मशवरा कर लो, सोच समझ के स्टेटमेंट दो। और उस पीरियड में किसी भी पुलिस ऑफिसर को उसके पास एक्सेस नहीं होगी, उसके हैंडकफ्स भी निकाल लेगा, अपने पास अब किसी सेफ जगह पे रखेगा और कहेगा कि किसी भी सूरत में तुम दो या ना दो स्टेटमेंट, मैं दोबारा पुलिस वालों के हवाले तुम्हें नहीं करूंगा, मैं तुम्हें किसी और अथॉरिटी के हवाले करूंगा, फिर वो जेल भेजू या कहीं भी, लेकिन इन पुलिस वालों के हवाले तुम्हें मैं नहीं करूंगा, तुम तसल्ली रखो, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर उसको दोबारा बुलाएगा, फिर पूछेगा। यहां तक तो जी एक चैप्टर है जो अक्सर अमल में लाया भी जाता है किसी हद तक, सवाए के रिश्तेदारों या वकील से कंसल्ट किए, लेकिन टाइम भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, ये तंबीह भी करते हैं, फिर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। अब उस स्टेटमेंट के अंदर जो 2-3 अहम चीजें जो मिस करते हैं, और फिर आखिर में एक सर्टिफिकेट। देखिए यहां पर एक चीज समझनी है, कन्फेशन में हो सकता है कि वो कन्फेशन वॉलंटियर हो,
उसको कोई खौफ ना हो, कुछ भी ना हो, वो अपनी मर्जी से दे रहा हो। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो कोई ऐसा बंदा हो जो किसी का एम्प्लॉय हो, या गरीब बंदा हो जो किसी बड़े बंदे के जुर्म को अपने सर पे ले रहा हो। मसलन अगर किसी बड़े बंदे से कोई गुनाह हो गया, किसी को मार दिया उसने, एंड ही इज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, इज वेरी वेल्दी पर्सन। अब अगर वो ट्रायल में जाता है, उसके ऊपर चलता है, तो साबित जिंदगी स्टेक पर है, या तो सजाए मौत लगे या उम्र कैद लगे। उसने 20, 30, 40, 50 लाख कुछ भी किसी गरीब बंदे को दे दिए, यार तुम जाओ, मैं तुम्हारे घर वालों को ये पैसे दे रहा हूं, उनकी जिंदगी बन जाएगी, वैसे भी तुम क्या कमा रहे हो, परेशान घूम रहे हो, ऐसा करो ये जुर्म अपने सर पे ले लो। अपने सर पे जुर्म लेके और तुम खुद को जो है वो कबूलदारी कर लो मजिस्ट्रेट के पास कि तुमने ये जुर्म किया है, बात ही खत्म हो जाएगी। और वो जाता है जी, कहता है बिल्कुल मैंने जुर्म किया है, और वॉलंटियरली कहता है ना जी, मुझे किसी पुलिस ने कोई टॉर्चर नहीं किया, किसी ने नहीं मारा, मैं अपनी मर्जी से आया हूं, मैं देना चाहता हूं। लेकिन सच कितना है उसके अंदर? सच तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो किसी और का गुनाह अपने सर ले रहा है। दो उसके ऊपर कोई टॉर्चर नहीं, कोई इंड्यूसमेंट जरूर है, बाकी कुछ भी नहीं है। वो कैसे साबित होगी? वो मजिस्ट्रेट साहब ने, क्योंकि एक सर्टिफिकेट लगाते हैं नीचे, ये वाहिद कन्फेशन ऐसी चीज है कि अगर ये वॉलंटियर एंड ट्रुथफुल हो, बाकी एविडेंस की जरूरत नहीं, इस एक कन्विक्शन के, अपना कन्फेशन के बेस पर कन्विक्शन हो सकती है, कोई एविडेंस ना हो, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बड़ी खतरनाक है, जो हमारे पास बदकिस्मती से पूरी अमल में नहीं लाई जाती। मजिस्ट्रेट साहब ने देखना है कि जी कितनी स्टेटमेंट है इसकी कन्फेशनल, जो पुरानी जितना भी अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है या एफआईआर है उससे इन लाइन विथ है। दूसरा, कौन सी ऐसी नई चीजें हैं जो ये अपनी कन्फेशन में दे रहा है, जो उसकी पुरानी चीजों को कनेक्ट कर रही हैं कि वाकई यही बंदा होगा जिसने ऑफेंस किया है, और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसको वो बातें पता है ऑफेंस की जो अभी तक किसी को पता नहीं है, और वो इसकी पिछली बातों से कंसर्न एंड रिलेटेड है। पिछली बातें भी पता है इसको, जो बातें किसी को नहीं पता वो भी इसको पता है। फिर मोटिव, हाँ जी, इसका मोटिव भी इतना स्ट्रांग है। ये सारी चीजें इस चीज को कनेक्ट करती हैं, प्रूफ करती हैं कि जी ये बंदा बिल्कुल सच बोल रहा है, बिल्कुल सच बोल रहा है, और वॉलंटियरली बोल रहा है, इसको कोई खतरा, कोई खौफ, कोई दबाव नहीं, और खुद से दे रहा है, तब उसकी अहमियत बनती है। इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है इनकल्पेटरी, दूसरा होता है एक्सकल्पेटरी। इनकल्पेटरी वो होता है जिसके अंदर वो खुद को शामिल करता है जुर्म के अंदर, जी मैंने किया। एक्सकल्पेटरी वो होता है कि जिसके अंदर वो दूसरे लोगों को खुद के अलावा, या खुद को निकाल दीजिए, मैंने नहीं किया, फला ने किया, या मैंने भी किया, मेरे साथ फला फला शामिल थे, तो उसका जो एक्सकल्पेटरी पार्ट है उसकी अहमियत नहीं होती, क्योंकि वो किसी और को शामिल कर रहा है। तो ये बड़ा एक सेंसिटिव मसला है, बड़ा अहम मसला है, जिस पर भी पूरे तरीके से अमल नहीं होता। फिर आपके ये नए इंसर्शन आई है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप एक्सेट्रा और डीएनए टेस्ट, ये भी लाजिम हो गई है कि जो भी रेप के हवाले से विक्टिम्स है उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होना है। अब उस पर भी, क्योंकि पहले करते थे टू फिंगर टेस्ट, टीएफटी जिसको कहते थे, लाहौर हाई कोर्ट ने जी जजमेंट दे दी कि जी टीएफटी अब नहीं करना है, ये आप इस पे जो है औरतों की तौहीन कर रहे हैं इस किस्म का टेस्ट करके, ये टेस्ट जो है उस पर नहीं आता। व्हेन शी इज सेइंग डीएनए सबसे अहम जो है वो चीज आती है कि जो कनेक्ट करती है अपना उसको अपना विक्टिम को और ऑफेंडर को, जब, क्योंकि ऑफेंडर भी जब पकड़ा जाता है तो उससे भी मेडिकली जो है वो चीजें ली जाती हैं, और फिर जो विक्टिम होती है अगर मैच हो जाता है तो इट कारपोरेट्स द ऑफेंस। फिर आता है आपका 165 सर्च बाय पुलिस ऑफिसर। ये इतना अहम तो नहीं है, ये पुलिस ऑफिसर के पास इख्तियारात हैं कि जी वो अपनी हद के अंदर जाकर वो सर्च कर सकता है, और किसी भी ऑफेंस के अंदर बगैर वारंट लिए अगर समझता है कि उसको वारंट की जरूरत नहीं है, या अगला बंदा भाग जाएगा, या एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कुछ भी, तो किसी भी प्लेस में जाके वो सर्च कर सकता है। 166 में व्हेन ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन मे रिक्वायर अनदर टू इशू सर्च वारंट, अगर वो जगह किसी और पुलिस स्टेशन की हद में और इनकी अपनी हद में नहीं है, तो वो वहां के उसको खुद राइटिंग में जो है वो लिख कर देगा, जी हमारे आपके हद में ये इलाका है जिसमें हमें सर्च करनी है, आप जाएं सर्च करें और ये चीजें जो हैं वो लेकर आ जाएं, और वहां से जो है वो करके आ जाएं कंफर्म। लेकिन अगर वहां पर भी समझते हैं कि अगर हम ऐसा कोई किसी और ऑफिसर को लिखेंगे और जब तक सर्च होगी तब तक वहां से वो भाग जाएगा,
या चीजें चली जाएंगी या एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो वो खुद भी दूसरे हद में जाके सर्च कर सकते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाएंगे और 103 में जो उसकी दी हुई है डायरेक्शन उसको फॉलो करेंगे, विटनेसेस को लेंगे लोकल को, और पूरा प्रोसीजर है वो करेंगे। फिर आपका है 167 प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीट इन 24 आवर्स। इसको आम जबान में जो हम कहते हैं ना रिमांड के लिए जी लेकर आए और मजिस्ट्रेट ने रिमांड देना है। 167 ये कहता है कि अगर 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हो सकती किसी बंदे को अरेस्ट करने के बाद, तो उसको 24 घंटे गुजरने से पहले किसी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है कि जी हमने इसको अरेस्ट किया था इस ऑफेंस के तहत और हम समझते हैं इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती कंप्लीट, हमें मजीद जो है वो इसका रिमांड चाहिए, हम इसको मजीद अपनी कस्टडी में रख के इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। ये भी बड़ा एक अहम टॉपिक है और इस पर भी बड़ी बातें करने की जरूरत है, लेकिन मजबूरी है कि टाइम और लेक्चर की वजह से 167 में मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार आते हैं कि जी वो उनको मैक्सिमम 15 दिन तक का जो है वो रिमांड दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता, और उन 15 दिनों के अंदर भी एक साथ 15 दिन का रिमांड नहीं देना उसने, और हद से हद मजीद 3 दिन और दे सकता है, इससे ज्यादा वो रिमांड किसी भी सूरत में नहीं दे सकता और एक साथ नहीं देना। इस पर क्योंकि पहले यह था, अब इस पर इतना लॉ डेवलप हो चुका है कि वो कहते हैं जी आप रिमांड जो है मैकेनिकल प्रोसीजर नहीं है, रिमांड देने वक्त मजिस्ट्रेट ने देखना है कि इसके खिलाफ एक्यूजेशन क्या है, इसके खिलाफ जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें कलेक्शन ऑफ एविडेंस क्या है, जो 24 घंटे पुलिस की कस्टडी में रहा उसमें पुलिस ने क्या कलेक्ट किया है, और बाकी जितने दिन मांग रही है उसमें क्या क्या उनको कलेक्ट करना है जो 24 घंटे में कलेक्ट नहीं हो सकता था, और बाकी कितने घंटों में या कितने दिनों में वो कलेक्ट हो सकता है, ऐसी कौन सी चीज है। क्योंकि देखिए लिबर्टी इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी पर्सन गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको आप कहीं भी कंपनसेट नहीं कर सकते, तो ये आप उससे लिबर्टी ले रहे हैं। तो लिबर्टी लेने के लिए स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टेंसेस की जरूरत होती है सारा सिस्टम गलत। यहां पर होना ये चाहिए कि आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको बुलाएं, उसको इंट्रोगेट करें, कहां पर लिखा है कि लाजमन अरेस्ट करके बिठाएं 24 घंटे में ना हो, फिर रिमांड लें, फिर उसको ख्वार करें, फिर उसकी तजलील करें, फिर उसको चलाते रहें। हो सकता है वो मुजरिम ना हो, आप उसको बुलाएं, आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे एज आईओ जो भी इंट्रोगेट करना है वो इंट्रोगेट करें, फिर उसको छोड़ दें, फिर उसको पाबंद करें जी कल आना परसों आना, या जो भी आपने उसने आपने आपका डिफेंस दिया है उस पर जो आपने चीजें कलेक्ट करने का दोबारा उसको बुलाएं, फिर उसको इंट्रोगेट करें, विटनेसेस को इंट्रोगेट करें। जब आपके पास सफिशिएंट एविडेंस आ जाए, आप समझते हैं कि नहीं इसके खिलाफ इतनी एविडेंस आ चुकी है कि इसको अरेस्ट करना, आप उस पर पाबंदी लगा सकते हैं कि जी शहर से बाहर जाओ तो बता के जाना, मुल्क से बाहर नहीं जा सकते हो, प्रोविंस से बाहर नहीं जाना, आप कहीं भी मूव करोगे तो हमें इंटीमेट करोगे, सब कुछ कर सकते हैं, आप उसको पाबंद कर सकते हैं, और आप उसकी इज्जत को मजरू किए बगैर आप उसको इंट्रोगेट कर सकते हैं। फिर आपने देखना है कि उसके खिलाफ एविडेंस आती है या नहीं आती। जब आप समझते हैं इतनी आ चुकी है, फिर आप उसको अरेस्ट करें, अरेस्ट करने के बाद जो जो चीजें ऐसी रिकवर करनी है वो कर लें, और अगर नहीं हो सकती तो फिर मजिस्ट्रेट के पास दे दें, फिर मजीद जितना मजिस्ट्रेट समझेगा कि जरूरी है तो फिर वो देगा। अब जिन मुल्क ने हमें ये कानून दिया उनके पास तो 4-4 घंटे के हिसाब से उसकी वो होती है, और 6-6 घंटे के हिसाब से जो है रिमांड होता है, 6 घंटे 72 घंटे से ज्यादा अब उनके पास प्रोविजन ही नहीं है रिमांड देने का। मैं ब्रिटिश की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने उस वक्त क्योंकि दौर बहुत पुराना था, अब आप देखें कब का है, 125 साल पहले क्या वसाइल थे, क्या टेक्नोलॉजीज थी, मूवमेंट के लिए क्या आपके पास कन्वेंस है, तब भी उन्होंने 24 घंटे और 14-15 दिन रखा है, जब कुछ भी नहीं था, जब बड़ी बड़ी हदें होती थी, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी दिन लगते थे। अब इतना फास्ट आ चुका है, टेक्नोलॉजीज आ चुकी है कि आप एक दिन में जो है कहीं से कहीं भी पहुंच सकते हैं, आपके पास सारे मीडियम्स मोड्स मौजूद है। बाय एयर अगर आप चले जाएं तो आप 2 घंटे के अंदर इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, 1 सेकेंड के अंदर आप वीडियो कॉल पर किसी भी जगह की आप वो जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। तो वो उस दौर की बात हो रही है, तब भी उन्होंने ये रखा था। अब वक्त के साथ चीजें बदल गई, लेकिन ये अभी तक वहीं पर मौजूद है, और उस पर भी अभी तक अमल नहीं हुआ। हद से हद क्या करेगा मजिस्ट्रेट, एक मजिस्ट्रेट वो होता है जी, देखा रिमांड दे दिया जी, फिलहाल पुलिस ने मांगा है, पहला रिमांड है भाई दे दो,
2-4 दिन का। फिर दूसरा मजिस्ट्रेट क्या करेगा जी, या वही दूसरे तीसरे रिमांड पे एतराज करेगा। पहला रिमांड तो उमूमन सब देते हैं, दूसरे कुछ है जो दूसरा तीसरा भी देते हैं, कुछ कहते हैं नहीं जी नहीं दो। फिर क्या करेंगे वो जी, हद से हद बड़ा अगर एहसान कर लिया तो उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज देंगे। भाई इसके खिलाफ कोई ऐसी चीज नहीं लाया, आपने ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन चीज नहीं, इसको हम आपको फिजिकल रिमांड नहीं दे रहे, हम इसको जुडिशियल कस्टडी करें, आप चाहें तो जेल में जाके इसको इंट्रोगेट कर सकते। अरे भाई जेल भी क्यों, तो आप इसको रिलीज कर दें, श्योरिटी ले लें। बगैर श्योरिटी आप देखेंगे इसके खिलाफ आप इसकी लिबर्टी ले रहे हैं। आपके पास ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप इससे लिबर्टी स्नैच करें, सिर्फ इसलिए कि इसके ऊपर सिर्फ किसी ने एक झूठी एफआईआर करवा दी। आप कलेक्शन क्या हुई है ये सब देखना है, मजिस्ट्रेट ने डेली डायरीज देखनी है, टोटल प्रोग्रेस देखनी है रिमांड देने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर आपका 168 रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर। ये बस इतना फर्क है कि अगर एसएचओ खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा और उससे कोई मातहत कर रहा तो वो अपनी रिपोर्ट एसएचओ को देगा, जी मैंने इन्वेस्टिगेशन ये किया। 169 रिलीज ऑफ एक्यूज व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट। पुलिस अगर समझती है कि एविडेंस डेफिशिएंट है, कोई बंदा कस्टडी में है या ना भी हो, दोनों सूरतों में अगर उसके खिलाफ जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है एविडेंस डेफिशिएंट है, पुलिस उसको रिलीज कर देगी 169 में। अब यहाँ ये एक्विटल नहीं है, ये जुर्म से आजाद करना नहीं है, सिर्फ ये है कि जी इसके खिलाफ एविडेंस नहीं हमारे साथ, हमने ये करेंगे, लेकिन उसको बाउंड करेगी कि आपने मजिस्ट्रेट के पास जाना है, कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास। फिर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर करना है कि जी ठीक है पुलिस ने जो इसको रिलीज किया है वो दुरुस्त है या नहीं है। वो मजिस्ट्रेट जो कंसर्न मजिस्ट्रेट होगा जो कॉग्निजेंस ले सकता है ऑफेंस का, या तो वो कॉग्निजेंस लेगा इसके खिलाफ अगर समझता है पुलिस ने गलत ओपाइन किया है और उसको रिलीज करके गलत किया है, नहीं तो वो उसको कॉन्कर करेगा। केस टू बी सेंट टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट। अगर नहीं, दूसरी सूरत में क्या होगा कि अगर उसके खिलाफ एविडेंस आ चुकी है, अब देखिए तरतीब भी देखें ना, पहले छोड़ने वाली है फिर भेजने वाली है। लॉ मेकर जिसने बनाया था, हमारे पास सारा उल्टा काम है, पहले पकड़ने वाली फिर छोड़ने वाली। ये कहते पहले छोड़ने वाली, मतलब अक्सर ऐसा होता है कि डेफिशिएंट हो ना हो, अगर आप समझते यहां से भी क्रॉस करके डेफिशिएंट नहीं है और उसके खिलाफ एविडेंस है, तो फिर वो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास जो 173 में होती है, आपने उसको प्रोसीड करना है मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट ने उसका ट्रायल चलाना है, फिर कॉग्निजेंस लेना। अच्छा, मजिस्ट्रेट के पास लाजमी नहीं है कि आपकी रिपोर्ट से एग्री करे, वो डिसएग्री भी कर सकता है। दोनों सूरतों में आप उसको 169 में भेजे या 170 में भेजे, जिस भी सूरत में भेजे वो दोनों सूरतों में, क्योंकि आप भेजेंगे 170 की कंप्लायंस 173 में, वो आपको अगेंस्ट ही ऑर्डर कर सकता है, कॉग्निजेंस ले भी सकता है, या आप उसको प्रोसीड करने के लिए कहें और मजिस्ट्रेट प्रोसीड ना करे। 171 में कंप्लेनेंट एंड विटनेस इज नॉट टू बी रिक्वायर्ड, मतलब आप उसके साथ उनका जाना जरूरी नहीं है। और 172 में डायरीज आपने देनी है कि आपने डेली बेसिस पर क्या क्या किया है। 173 में आती है रिपोर्ट जो 170 की कंप्लायंस में आती है। एक प्रोफार्मा दिया हुआ है जिसको हम आम जबान में चालान कहते हैं। चालान जो है वो पेश किया जाता है और उसके अंदर सारा एक उसके कुछ कॉलम्स बने हुए हैं जिसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। ये भी एक लंबा सा टॉपिक है, लेकिन वो इतने क्योंकि इस वक्त रिलेवेंट नहीं है। आम जबान चालान पर पुलिस जो है उसको कर दिया। अब मजिस्ट्रेट चाहे तो ट्रायल चलाए, कॉग्निजेंस ले, सेशंस ट्रायल है तो बड़ी कोर्ट को भेज दे, या वहां पर खत्म कर दे, कहे जी मैं एग्री नहीं करता, मैं इस केस को खत्म करता हूं, सी करता हूं, बी करता हूं, जो भी है वो करता हूं। तो वो आपने भेजना है उसके उस दिन, जिस दिन ये 173 की रिपोर्ट आनी है, उस दिन विटनेसेस और कंप्लेनेंट का होना जरूरी है, क्योंकि उनको पाबंद किया जाता है कि जी आप आए यहाँ पर ताकि आपको मजीद जो है वो डेट मिले कि आगे कब केस चलेगा। तो वो सारी जितनी भी आपके एविडेंसेस कलेक्ट होती है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो पुलिस की अपनी रिपोर्ट होती है, डायरी, सारी चीजें एक साथ करके उसको कंपाइल करके अपना ओपिनियन बना के वो पुलिस जो है वो देती है। अगर सबऑर्डिनेट ने किया तो एसएचओ की भी उस पर एंडोर्समेंट आती है। फिर प्रोसीजर ये है आजकल कि वो आपकी रिपोर्ट जाती है एसएसपी के पास कि जी हमने ये किया है, और फिर एसएसपी उसको कंसेंट देता है कि जी ठीक है, मैं भी समझता हूं कि जो आपने ओपाइन किया वो ठीक है। यहां पर फिर किस्सा खत्म नहीं होता, फिर वो जाती है प्रोसिक्यूटर के पास। प्रोसिक्यूटर ने फिर देखना होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट होते हैं, कि जी वाकई इन्वेस्टिगेशन सही हुई है, इसके अंदर जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हुई है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस सही हुआ है। वो जब इस पर पहुंचता है नतीजे पे कि जी बिल्कुल सही है, तो वो अपना स्क्रूटनी मेमो उसके अंदर लगा के अपनी सारे पॉइंट्स लगा के अगर समझता है दुरुस्त नहीं तो वापस भेज सकता है। उसके अंदर जो डेफिशिएंट चीजें वो मंगवा सकता है।
डेफर कर सकता है, वॉट एवर, उसके पास सारे इख्तियार आते हैं क्योंकि वो कानून जानता है, वो उनको बताएगा। फिर वो मैजिस्ट्रेट के पास आती है रिपोर्ट, फिर मैजिस्ट्रेट ने जी उस पर इन ईदर वे ऑर्डर करना है। 174 पुलिस टू इंक्वायर टू रिपोर्ट इन सुसाइड एक्सेट्रा, सुसाइड केसेस में या दूसरों में पुलिस, ये जो हम कहते हैं ना पुलिस इंक्वेस्ट रिपोर्ट, जी पुलिस ने वो दानिशनामा बनाया है और वो पूरा प्रोफार्मा होता है फॉर्मेट के अंदर, वो पुलिस ने बनाना था, पुलिस ने इंक्वायर करना होता है, चाहे वो सुसाइड केस हो, चाहे किसी जानवर ने मारा हो, चाहे एक्सीडेंट में मरा हो, चाहे किसी और वजह से किसी और बंदे ने भी मारा हो, हर केस में पुलिस ने एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनानी है, इंक्वायर करना है। उसके अंदर सारी डिटेल्स लिखेंगे, इन्फॉर्मेशन कहां से मिली, किसने दी, क्या कहा, इस वक्त बॉडी की हालत क्या है, किस पोजीशन में, उसमें अपना ओपिनियन भी देती है कि जी हमारे ओपिनियन के मुताबिक ये कैसे हुआ है, और पुलिस को उसमें ज्यूरी भी लेकर जानी है। आप देखेंगे पुलिस रूल्स के अंदर एक आज तक वो भी अमल में नहीं है, क्योंकि आपने कहीं ज्यूरी देखी नहीं होगी पुलिस की, ना ही वो अमल में आती है। पुलिस रूल्स के अंदर ज्यूरी है, ज्यूरी आर द एक्सपर्ट ऑन दैट फील्ड, वो ज्यूरी जो है वो राय देगी कि हमारे हिसाब से भी ये, फिर वो उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे कि पुलिस और ज्यूरी की राय सही है नहीं है। ग्रीवियस इंजरी बाय बर्न्स के अंदर भी यही प्रोसीजर है, 174A के अंदर है। 175 में कि आप किसी को भी जो एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स हो, जिसको पता हो कि ये डेथ कैसे हुई है, क्या हुआ, उसको आप समन कर सकते हैं। 176 के दो पार्ट हैं, जिसमें मैजिस्ट्रेट को जो है कॉज ऑफ डेथ करना है, किस सूरत में, जब किसी की डेथ जो है पुलिस कस्टडी में हुई हो, वहां पुलिस 174 नहीं करेगी, वहां इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाएगा मैजिस्ट्रेट, क्योंकि डेथ जो है वो उसकी हुई है पुलिस कस्टडी के अंदर, वहां मैजिस्ट्रेट इंक्वायर करेगा कि वाकई पुलिस के टॉर्चर से मरा है या वाकई उसकी जो है पुलिस कह रही है कि नेचुरल डेथ हुई है, या क्या रीजन है, या किसने मारा है, तो वो मैजिस्ट्रेट करेगा। दूसरा इसके अंदर जो पार्ट है वो भी बड़ा अहम है, दोनों अहम है, क्योंकि दूसरे में कि अगर कोई बॉडी मतलब किसी को तदफीन कर दी गई है लेकिन कॉज ऑफ डेथ पता नहीं चला या सही नहीं है, किसी को इतराज है, तो उसको कॉप्स को डिसइंटर करने के लिए, निकाल कर दोबारा उसका मेडिकल एग्जामिन करने के लिए, ये भी इख्तियारात मैजिस्ट्रेट के पास है 176(2) के अंदर। तो 176 के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास दोनों इख्तियारात मौजूद हैं, चाहे वो इसमें करें, क्योंकि इसके बाद हम जो टॉपिक है वो जाएंगे सेक्शन 200 की तरफ। फर्क मैं आपको बताऊंगा कि फिर एफआईआर में और प्राइवेट कंप्लेंट या डायरेक्ट कंप्लेंट के अंदर क्या फर्क है, अगर एफआईआर नहीं होती, अल्टरनेट जो प्रोसीजर क्या है, फिर मैजिस्ट्रेट के क्या पावर है, उसमें 160, 76 के क्या इख्तियार, बहुत सारी चीजें हैं। और ये तो मैं समझता हूं, क्योंकि मैंने काफी कोशिश की इसको समराइज करने की, समअप करने की, फिर भी थोड़ा टाइम लग गया है, लेकिन एक एक सेक्शन इसमें बड़ा अहम है, जिस पर मैं समझता हूँ कि काफी बात की जा सकती है, काफी हिस्ट्री के हवाले से भी बात की जा सकती है और उसकी एप्लीकेशन के हवाले से भी बात की जा सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो आज हमने डिस्कस किया ये भी काफी मुफीद साबित होगा, और इस हवाले से भी अगर कोई सवाल हो, कोई चीज हो, कुछ मालूम करना हो, तो मैं आपके सवालों को जो है वो खुशामदीद कहूंगा, वेलकम करूंगा। और ये मैं समझता हूँ कि हर बंदे के लिए, जो भी पाकिस्तान का सिटीजन है, उसको कम से कम अपने इन हकायक का और इस तरीकेकार का पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे साथ रोजमर्रा के मामलात हैं जिसमें हमें पुलिस सारा दिन चलाती रहती है, हमें कुछ पता नहीं होता और हम परेशान हो रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला कभी टाइम मिला तो इनको मजीद जो है डिटेल में जो है इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए इंशाल्लाह आपसे इजाज़त लेते हैं और अगले लेक्चर में हाजिर होते हैं। शुक्रिया।